नमस्कार। कैंडिड कन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और प्रोफेसर अभय दुबे सर हमारे साथ हैं। सर, जो देश में इस समय सबसे बड़ी हलचल है वो है जो वोटर लिस्ट में रिगिंग का एक आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जी, और उन्होंने प्रूफ दिया है और अपेरेंटली वो प्रूफ सही दिखते हैं। उनके प्रूफ दिखाने से ज्यादा जो चुनाव आयोग का रवैया है उससे भी लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। कुछ बातें उसमें से हम लोगों को प्रैक्टिकली शायद लगे कि हर आदमी के दो दो वोटर कार्ड होते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, कई बार बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, उसको फिल्टर करने के लिए जो इन्होंने एसआईआर किया बिहार में, उसमें भी उतनी गड़बड़ियां हैं। एक बड़ा प्रोटेस्ट कल किया इंडिया गठबंधन ने। अच्छी बात यह लगी कि वहां पे सारे सांसद आए। भाजपा को अच्छा नहीं लगा होगा, शशि थरूर जी भी आए और उन्होंने काफी तारीफ की राहुल गांधी की। संजय सिंह आए, जो कि कहा जा रहा था कि वो इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी बाहर चली गई है, तो शायद विधानसभा चुनाव के लिए बाहर गई हो। लेकिन बेसिक बात यह है कि जो मुद्दा है उसमें सारी विपक्ष की पार्टियां एक साथ हैं, और विपक्ष की नहीं, इवन सत्ता पक्ष की कुछ पार्टियों की दबी आवाजें निकलती रहती बीच बीच में। इवन टीडीपी ने भी कुछ कुछ ऑब्जेक्शंस किए थे इस पे। ये सर जो मुद्दा है, दो बातें सर मुझे समझनी है कि जो हमारी चुनाव प्रक्रिया है, जो उसमें विश्वास था हम लोगों का, क्या वो हिल गया है लोगों का? और एक बड़ा आंदोलन क्या आप देख रहे हैं कि जिस टाइप का आंदोलन, अन्ना आंदोलन जैसे एक शुरू हुआ था एक मुद्दे पे, क्या उस प्रकार का एक आंदोलन खड़ा हुआ था? वो दिख रहा है कि अब जनता को के बीच में ये निर्णय करना है कि इनका क्या करें, इन लोगों का जो एक मिली भगत के साथ चुनाव आयोग चला रहे हैं। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है, हो सकता है मेरी ये विशफुल थिंकिंग हो, यानी मैं अपनी इच्छाओं के घोड़े पर सवार हो मत जो है, लेकिन मुझे लगता है कि देश लोकतंत्र के प्रश्न पर एक बहुत बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ जा रहा है और सारे लक्षण उसी किस्म के हैं। और उसकी वजह है कि जब जिनके खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, अगर वो अड़ियल रवैया अख्तियार कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो किसी बड़ी डिजाइन में है, वो किसी बड़े चक्कर में है, कोई बड़ा लक्ष्य वेदना चाहते हैं, मतलब तो उन्हें रोकने के लिए एक बड़ा आंदोलन डिजाइन करना पड़ता है। तो कल राहुल गांधी ने दिखा दिया कि वो एक बड़ा आंदोलन डिजाइन करने के मूड में है और उसकी डिजाइन भी निकलकर सामने आ गई है। मैं डिजाइन शब्द खासतौर से इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ऐसा दिखाई पड़ रहा है, और इसकी झलक कुछ कुछ मुझे जुलाई के महीने में ही लग गई थी। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं। जुलाई के महीने में एक बिहार के अंदर एक आंदोलन हुआ जो कि ट्रेड यूनियनों द्वारा संगठित किया गया था, और वो जाहिर है मजदूरों के प्रश्न पर आंदोलन था। आमतौर पर इस तरह के सवालों पर राजनीतिक दलों के नेता और पार्टियां भाग नहीं लेती, केवल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस भाग लेते हैं और कुछ कुछ कम्युनिस्ट पार्टियां उसमें हिस्सेदारी करती हैं। लेकिन उस आंदोलन में क्या हुआ, उस ट्रेड यूनियन प्रश्न को इन सब लोगों ने मिलकर वोटबंदी, वोट चोरी से जोड़ दिया, और राहुल गांधी दिल्ली से वहां गए उस आंदोलन में भाग लेने के लिए। ये जो मुख्य तौर पर ट्रेड यूनियंस के आह्वान पे आंदोलन हुआ था। तेजस्वी यादव को बुखार चढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो उस आंदोलन में आए। इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों ने, मेरे ख्याल से मुद्दतों बाद, सारे गैर भाजपा विपक्ष ने एक ट्रेड यूनियन आह्वान के ऊपर आंदोलन में भाग लिया, और उन्होंने पूरे दिन बिहार में चक्का जाम रखा, और उसको पूरी तरीके से, वो मांग तो थी ट्रेड यूनियनों वाली, साथ में उसको राष्ट्रीय मांग से जोड़ दिया, बिहार की एसआईआर से और वोट चोरी की मांग से जोड़ दिया। अब देखिए, 17 अगस्त से बिहार के अंदर एक वोट अधिकार यात्रा शुरू होने वाली है। ये यात्रा सासाराम से शुरू होगी और वो 31 तारीख तक चलेगी। फिर पटना में एक बहुत बड़ा समारोह करके उसको बंद किया जाए, उसका समापन किया जाएगा। इसमें पूरा का पूरा संसदीय विपक्ष जो है वो उसमें पूरा का पूरा भागीदारी करेगा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। अच्छा, ये तो अभी बिल्कुल शुरुआती कदम है, और इन कदमों का जो पहला जो मुजाहिरा हुआ है वो दिल्ली में हुआ है। अब आप देखिए, संसद के मकर द्वार पर विपक्ष के 300 सांसद जमा हुए। बहुत बड़ी संख्या है 300 सांसदों की, 300। और इसमें जो पार्टियां इंडिया गठबंधन छोड़ के जा रही थी या छोड़ दिया था उन्होंने, वो भी आ गई इसके अंदर। जिन शशि थरूर जैसे सांसदों के बारे में चर्चा चल रही थी कि भाजपा में जाने की जुगाड़ में है, वो भी वहां पे आ गए और उन्होंने खुल के बयान दे के अपनी एकजुटता, सॉलिडेरिटी प्रदर्शित की वहां पर। यानी पूरा का पूरा संसदीय विपक्ष जो बिखरता लग रहा था, वो एक तो एकजुट हो गया है इस सवाल के ऊपर। अब उस मकर द्वार से
चुनाव निर्वाचन सदन तक की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर केवल। अगर सरकार चाहती और चुनाव आयोग चाहता तो बड़े आराम से ये लोग मार्च करते हुए वहां तक जा सकते थे। फिर चुनाव आयोग का कोई अफसर नीचे आता, सेक्रेटरी वगैरह, कहता कि अब 300 लोग कैसे जाएंगे मिलने के लिए, आप 25-30 लोगों का नाम चलिए मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। और 300 लोगों से मिलने की जिद है तो नीचे उनके लॉन में शामियाना लगाया जा सकता था। या मैंने सुना ये है, मैं गया तो नहीं हूं निर्वाचन सदन में, कभी मौका नहीं पड़ा ऐसा, लेकिन वहां सुनते हैं एक बड़ा हॉल भी है उनके पास, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है उनके पास। बहरहाल ये तो तरीके हो सकते थे कि अगर वो चाहते तो विपक्ष की मांग को सुनने के, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग उनकी मांग को सुनने के मूड में नहीं है। आप उनकी मांग तो छोड़ दीजिए ज्ञानेश जी, वो सुप्रीम कोर्ट के सुझाव और निर्देशों को मानने के लिए तैयार नहीं है। पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा है कि एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था, सर्वोच्च संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट है, इसकी ऊपर जिम्मेदारी है कि संविधान की रक्षा करने की, किस देश में सारा काम जो भी हो संविधान के मुताबिक हो, संसद विधानसभा जो भी कानून बनाए संविधान के मुताबिक बनाए, जितनी भी संस्थाएं चलें वो संविधान के मुताबिक चलें, चुनाव संविधान के मुताबिक कराए जाएं, ये देखने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार उसको सुझाव दिए कि आप राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड को मानिए अपने प्रमाण पत्रों में। चुनाव आयोग ने साफ लिख के दे दिया कि हम इनको नहीं मानेंगे। दोबारा उसने कहा कि भाई आपने जो 65 लाख लोगों को निकाला है उनकी सूची दीजिए, उनको क्यों निकाला है ये बताइए। चुनाव आयोग ने इस पर भी लिख के दे दिया कि हम आपकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। जब चुनाव आयोग किसी की बात मान ही नहीं रहा है और कोई आधिकारिक वक्तव्य भी जारी नहीं कर रहा है, यानी इस आंदोलन पर उसकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं है, कोई अनुक्रिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो कुछ बोलते हैं वो भाजपा के लोग बोलते हैं उसके पक्ष में। चुनाव आयोग तो खुद बोल ही नहीं रहा है, आधिकारिक रूप से चुनाव आयोग ने कुछ भी नहीं कहा है। तो इन लोगों ने सोचा कि अब आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर छेड़ देना चाहिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। देखिए, जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था कि हम लोग आपसे मिलने आना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया कि 30 लोग मिलने आए हमसे। वो लेटर मैंने देखा है। वो 30 लोगों के आप नाम भेज दीजिए, इससे ज्यादा लोगों से मिल नहीं सकते, 30 लोगों का प्रतिनिधिमंडल हम कर सकते हैं। तो इसमें विपक्ष चाहता तो 30 लोग जाकर मिल सकता था उससे, लेकिन विपक्ष ने जानबूझ पर इस पर पुनर्विचार किया और पाया कि मिलने से कोई फायदा नहीं है, ये टाइम की बर्बादी है और इससे उनको एक और तर्क मिलेगा पूरे मामले को पटरी से उतारने का। विपक्ष ने कहा कि छोड़िए, हम लोग तो आंदोलनकारी मोड में आ जाएं, और वो सब लोग आंदोलनकारी मोड में आ गए। जिस तरह अखिलेश ने कूद के बैरियर फांदा, फिर वो जमीन पे बैठ गए, फिर आसपास सब लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ नारा भी उन्होंने तैयार कर लिया है। और मुझे लगता है कि ये नारा बहुत ज्यादा गूंजने वाला है हिंदुस्तान के अंदर। तो वो विपक्ष ने ये सोच समझ के नीति अपनाई, इसीलिए मैं कहता हूं ये डिजाइन है। एक तरफ सरकार की डिजाइन है कि हम किसी कीमत पर नहीं मानेंगे, हम एक ऐसी क्यूरेटेड लिस्ट बनाएंगे जिससे हमारा चुनाव जीतना आसान हो जाए। विपक्ष का कहना है कि अब हम आपके साथ में कोई संवाद नहीं करेंगे, हम अपनी मांग करेंगे, आंदोलन करेंगे, जनता के बीच में जनजागरण करेंगे और हम इस सवाल को उठाएंगे सारे देश के अंदर। तो ये दो पॉलिटिकल डिजाइन्स हैं, एक सत्ता पक्ष की और एक विपक्ष की। ये दोनों आपस में टकरा रही हैं और दोनों अपनी अपनी पे अड़े हुए हैं। विपक्ष को इसलिए अड़ना पड़ा क्योंकि सत्ता पक्ष की डिजाइन उसने भांप ली है कि ये किसी किस्म का कोई गुंजाइश या कोई एल्बो रूम वगैरह देने के लिए तैयार नहीं है। भाई, जब आप सुप्रीम कोर्ट से 2 बार कह चुके हैं लिख के कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को सजा तो सुना नहीं सकता है, या हो सकता सुना भी सकता हो, मुझे नहीं पता कानूनी स्थिति क्या है। भाई, ये तो वो आदेश दे ही सकता है कि अच्छा, अब मान लो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप हाजिर होइए, चुनाव आयोग कहता नहीं, हम नहीं आते आपके पास, हम नहीं आएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? पुलिस भेजेगा उनको बुलाने के लिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह से सक्रिय होने के बारे में सोच भी रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब चुनाव आयोग ने बिल्कुल एक नहीं 2 बार ये कह दिया है कि मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा पिछले 30-35 साल से। कल सुप्रीम एबीपी चैनल पे था, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील भी हैं AK अरविंद कुमार वाजपेयी, और एनडीए के सदस्य संगठन चिराग पासवान की जो पार्टी है,
उस एलजेपी, पार्टी हाँ, का एलजेपी रामविलास पासवान के। वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रवक्ता भी हैं लोक जनशक्ति पार्टी के। मैंने उनके सामने ही कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि एक संस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश या सुझावों को एक बार नहीं 2 बार मानने से मना कर दे और लिखित रूप से मना कर दे। नहीं मानते, जाओ, जो करते बनो तो कर लो। तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ आंदोलन का कोई चारा कैसे रह जाता है? आंदोलन के अलावा और कोई चारा क्या रह जाता है? अब आप कहते रहिए विपक्ष से विपक्ष अपनी राजनीतिक गोटी लाल करना चाहता है। भाई, राजनेता राजनीति करेगा और क्या करेगा? राजनेता भजन थोड़ी ना करेगा। सवाल यह है कि उसकी राजनीति का तर्क, उसके पीछे तर्क क्या है, मजबूरी क्या है, क्यों वो राजनीति कर रहा है। तो जी, इस वक्त देश हमारा लोकतंत्र, हमारा गणतंत्र एक दोराहे पे खड़ा हुआ है। इसमें या तो लोकतंत्र नीचे जाएगा, पूरी तरह से रसातल में जाएगा, या ऊपर जाके सूरज की तरह चमकेगा। क्योंकि अगर इस डिजाइन को परास्त कर दिया गया तो हमारा लोकतंत्र सूरज की तरह चमकेगा। और इसके अंदर अभी अभी आप बातचीत हम लोग करेंगे, इसके अंदर और भी बहुत सी पेचीदगियां हैं। तो जी, विपक्ष आंदोलन करने के लिए न केवल मजबूर है, उसने मजबूरी अपनी समझी, अब वो कटिबद्ध हो गया है और आंदोलन चालू है। समय समय पर इस आंदोलन की विभिन्न अभिव्यक्तियां हम लोगों के सामने आती रहेंगी। जी। मैं सर ये कह रहा था कि जैसे चुनाव में जब आप देखिए, हम लोग भी ग्राउंड पे बहुत घूमते हैं, एक फील मिलता है कि इस बार हवा किसकी तरफ है। एग्जैक्ट वोट तो नहीं कोई कर सकता, लेकिन एक फील मिलता है। और जो जैसे उन्होंने एक सैंपलिंग की कि महादेवापुरा में जो राहुल गांधी ने किया, वो शायद ये अनयूजुअल बात है कि बगल की 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस जीत रही हो और एक बीच की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां भाजपा इतनी लीड ले रही हो। जो सर आपने अखिलेश यादव के बारे में कहा, आपको याद हो सर, तो ये ओरिजिनली अखिलेश यादव ने ये बात उठाई थी कि वोटर रोल में कुछ गड़बड़ी हो रही है। चूंकि प्रमाण किसी के पास नहीं था तो कोई क्या बोलता और क्या मानता। चूंकि कांग्रेस के पास शायद संसाधन है, उनके पास सरकार थी, तो ये रिसर्च कर पाए एक सैंपल करके महादेवपुरा का। लेकिन जो अखिलेश यादव ने कल किया, उनकी उसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। वो एक बहुत ही बड़ा कदम था, उसकी उनकी प्रशंसा हो रही है देश से लेकर विदेश तक। लेकिन सर जो मैं पूछना चाह रहा हूं कि एक बात तो यह है कि एक वोटर रोल में वोट बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ काटे जा रहे हैं, कुछ बढ़ाए जा रहे हैं, उसकी एक वो क्यूरेटेड लिस्ट जो आप कहते हैं वो एक बनाई जा रही है। अब दूसरा सवाल यह है सर कि इस वोट को ईवीएम में कैसे ला रहे हैं। जैसे जो एक सैंपल दिखाया था राहुल गांधी ने शकुन रानी का, वो ये कहते हैं कि दोनों वोटर रोल पर टिक किया गया है और वो पोलिंग एजेंट ने टिक किया है उस पर। शकुन रानी कहती है कि मैंने तो एक ही जगह वोट किया था, तो इसका मतलब एक दूसरा वोट फर्जी डाला गया है अगर वो दोनों टिक सही है तो। अगर ये कैसे हो रहा है कि उस वोट को ईवीएम तक कैसे पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए बहुत बड़े लेवल पे जो वहां पे बैठा हुआ जो वोट डलवा रहा है अधिकारी कर्मचारी, या तो वो शामिल है या इसमें कुछ और तकनीक है कि उस वोट को ईवीएम तक कैसे लाया जा रहा है, जिसको कि कहते हैं कि शाम के बाद या अगले दिन या 8-10 दिन के बाद जो 8-10% वोट बढ़ जाते हैं, जब तक उसका प्रमाण नहीं लाएंगे इंडिया गठबंधन वाले, तब तक ये कैसे प्रूव होगा कि वोटर लिस्ट में बढ़े हुए वोट ईवीएम में आ रहे हैं। देखिए, फर्जी वोट डालना और एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति जाके वोट डालना, जबकि तस्वीरें बहुत छोटी हों, धुंधली हों, और जो पीठासीन अधिकारी हों चुनाव आयोग के, वो मोटे तौर पर मिले हुए हों, तो ये बहुत मुश्किल बात नहीं मुझे लगती। दूसरे, इसमें हमें यह भी ध्यान करना पड़ेगा कि राहुल गांधी ये मानना कि विपक्ष जो है वो हर एक सबूत खुद निकाल के दे चुनाव आयोग को। राहुल गांधी ने जो इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही होगी, उन्होंने पहले अंग्रेजी में बोला, फिर हिंदी में बोला। आप देखिए, उन्होंने सूचनाओं का और प्रमाणों का एक पूरा पैकेज पेश किया। अच्छा, अब उस पैकेज में से जो गोदी मीडिया है वो सरकार का पक्ष लेके कभी बताता ये चीज गलत है, कभी बताता ये चीज गलत है। एक महिला एंकर हैं, उन्होंने एक वेबसाइट खोल के दिखाया कि देखिए वहां की मैं, ये तो नाम है ही नहीं, वो पुराना था, वो भी गलत, वो भी धोखाधड़ी की बात की जा रही थी। फिर एक पते पर बहुत से लोग रहते हैं, बहुत से लोगों के वो हैं, उसमें पत्रकार लोग ढूंढते हुए उन पतों पे गए, तो उन्होंने वास्तव में पाया कि एक ने पाया कि वो भाजपा कार्यकर्ता का ही घर है वो। अच्छा, दूसरी तरफ अब आज अखबार में एक लेख छपा है एक वरिष्ठ, तथाकथित रूप से वरिष्ठ पत्रकार का, कि ये तो बहुत पुरानी परिघटना है, पुराना फिनोमेना है कि एक एक पते पे बहुत सारे लोग वोट के लिए दर्ज होना,
और झुग्गी झोपड़ियों में ऐसे बहुत से क्लस्टर होते हैं, ये सब होता रहता है, इसमें क्या बात है, इसमें इतनी परेशानी की बात क्या है। फिर एक तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर सरकार, ये राजदीप सरदेसाई का तर्क है, सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ, कि अगर क्या कहते हैं उसको, कि अगर मोदी में इतनी ही क्षमता होती कि इस तरीके से वो चुनाव जीत सकते, तो वो 350 सीटें उन्होंने क्यों नहीं जीत ली। नहीं, उसका जवाब है सर मेरे पास, उसका नहीं, जवाब तो मेरे पास है। हम सबके पास जवाब है, वो मैं नहीं कह रहा हूं। जी। मैं कह रहा हूं कि इन विपक्ष के जो इल्जाम हैं, विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे को पटरी से उतारने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो ये भी मानता हूं कि ये जो अचानक बीच में थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष के वक्तव्य आ गए हैं, ये भी उस मुद्दे को पटरी से उतारने का ही हथकंडा है। लेकिन वो उतरा नहीं अभी तक। जी, उतरा नहीं पटरी से। नहीं, वो उतर ही नहीं सकता। इसलिए नहीं उतर सकता क्योंकि ये मसला जो है ना, हर व्यक्ति से संबंधित है। अब जैसे कि मान लीजिए अडानी के खिलाफ हम लोग बोलते हैं कि उन्होंने ये अमेरिका में किया जाके, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये उनसे, उनकी जिंदगी से चीज कैसे जुड़ी हुई है। ठीक है, वो मानते हैं कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन उनकी जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ी हुई चीज नहीं है। ये एक ऐसा मसला है कि लोग तो हिंदुस्तान में वोट बहुत डालते हैं, विधानसभा में वोट डाल रहे हैं, लोकसभा में वोट डाल रहे हैं, नगर पालिका में डाल रहे हैं वोट, पंचायत में वोट डाल रहे हैं, बहुत सारे स्तरों पर लोग वोट डालते हैं। और वोट डालते समय उन्हें कुछ कुछ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कुछ कुछ राजनीतिक सशक्तिकरण की अनुभूति भी होती है। गरीब आदमी को भी होती है, वो क्षणिक होती है, उसी वक्त होती है, कोई कम से कम वो अपना अधिकार और अपना चुनाव करने का अधिकार अपना वो इस्तेमाल करके आ रहा है। जब लोगों को लगेगा कि कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ दिमाग में बात आएगी। मैं तो यहां तक मानता हूं कि भाजपा का जो समर्थक है, भाजपा के, वो सब भी नहीं चाहते कि चुनाव फर्जीवाड़े के तहत लड़ा जाए। उनमें से भी बहुत से लोग चाहते होंगे कि नहीं, चुनाव ठीक होना चाहिए, जीते हारे कोई भी, ठीक है, वो चाहते हैं भाजपा जीते, लेकिन भाजपा फर्जीवाड़ा करके क्यों जीते चुनाव? हम वोट दे रहे हैं भाजपा को, भाजपा चुनाव जीते। उनके दिमाग में भी सवाल पैदा हो रहे होंगे। आप 100 वोटरों के दल की कल्पना कीजिए कि वो सोच रहे हैं कि ये मसला क्या है। उसमें 70-80 वोटर ये कह सकते हैं कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई बड़ी चीज है, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी की 100 वोटरों की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन 20 वोटरों ने भी अगर सोच लिया कि नहीं, ये गड़बड़ बात है, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो बीजेपी का तो जुलूस निकल जाएगा, क्योंकि वो तो बहुत कम मार्जिन से ही सत्ता में पहुंचती है। तो एक रास्ता सर ये है कि चुनाव आयोग बिल्कुल ईमानदारी से कहे कि ठीक है, आपने जो मुद्दे उठाए हैं हम उसकी जांच करते हैं, जो भी गड़बड़ियां हम उसको ठीक करेंगे, और जो भी तरीके हो सकते हैं सबका सुझाव लेकर के हम इसको ठीक करते हैं। दूसरा ये है कि जिस तरीके का भी जो लॉजिक दी जा रही है कि एफिडेविट दे दीजिए, वो पप्पा कसम खाओ मम्मी कसम खाओ टाइप का लॉजिक है कि एफिडेविट दे दीजिए, लेकिन सर क्या संभावना ही नहीं लगती कि अब यहां से एक नई तानाशाही शुरू हो कि सबका दमन किया जाए, सबको कैसे भी करके अब इस प्रक्रिया को कम से कम ना। बिल्कुल हो सकता है। जब धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं कि संविधान और लोक चुनाव आयोग को नष्ट करने वालों के सरगना है राहुल गांधी, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद आप देखिए नरेंद्र मोदी का एक क्लिप, भाषण का क्लिप चल रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग को गरिया रहे हैं जमकर। हाँ, कह रहे हैं मेरे ऊपर मुकदमा करना, वो चुनाव आयोग कर दे, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये नरेंद्र कर रहे। सुप्रीम कोर्ट को ये लोग जब चाहते हैं तब चुनौती देते हैं। चुनाव आयोग को एक जमाने में ये लोग चुनौती देते रहे हैं, संविधान को न मानने के दावे करते रहे हैं। ये लोग जो है, ये वो लोग हैं जिन्होंने यही सब करके सत्ता प्राप्त की है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा के सत्ता प्राप्त की है, चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा के सत्ता प्राप्त की है, संविधान को ठेंगा दिखा के इन लोगों ने सत्ता प्राप्त की है। और अब ये इनके सब बहुत बड़े पैरोकार बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट संविधान के और चुनाव आयोग के बहुत बड़े रक्षक और पैरोकार बन गए हैं। अब वो संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करने में लगे हुए हैं, और संवैधानिक संस्थाओं का बचाव करने का ठेका ले लिया है इन लोगों ने। और किनसे बचाव कर रहे हैं? उस विपक्ष से जिसके बिना लोकतंत्र अधूरा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी कोई ताकत है जो कि संविधान को नष्ट करना चाहती है। विपक्ष, संसदीय विपक्ष जो चुनकर आया है, उसके खिलाफ बचाव करने का इन लोगों ने ठेका ले लिया है। देखिए, अगर ये दमन करेंगे इन आंदोलनों का, तो
भारत की हालत जो मैं नहीं चाहता कि कभी हो, बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। दमन से क्या होगा कि कुछ दिन तक हो सकता है कुछ खामोश करने लोगों को, लेकिन उससे अंदर बहुत नाराजगी पकेगी। अब इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी ने, इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी ने, सब लोग घरों में चुप बैठ गए थे, कोई जेल नहीं जाना चाहता था, केवल नेताओं और पत्रकारों को जेल में भर दिया था, बाकी जनता तो जेल में नहीं गई थी। लेकिन पूरे उत्तर भारत में कितनी नाराजगी थी इंदिरा गांधी के खिलाफ कि पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में 0 सीट मिली थी कांग्रेस को जी। 54 सीट बिहार में हार गई थी कांग्रेस, और 84 सीट जो है वो यूपी उत्तर में। प्रदेश में हार गई थी। जी 138 सीटें उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस हार गई थी, इसीलिए उसको उसको सत्ता से बाहर चला जाना पड़ा। कितनी नाराजगी रही होगी लोगों में। और जो विपक्ष के लोग जीते थे वो छोटे मोटे वोटों से नहीं जीते थे, वोट ही नहीं मिल रहा था कांग्रेस को चुनाव में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो दमन, ठीक है, दमन सरकार कर सकती है, सरकार के पास इस तरह की शक्ति है दमन करने की, और बहुत सारे वो संविधान और कानून के नाम पे दमन करेगी, लेकिन इससे बहुत नुकसान इनका बहुत होगा। और जब सरकार दमन करेगी तो इनके जो घटक दल हैं उनके अंदर भी सवाल उठाएंगे। खुद देखिए, जब भाजपा के अंदर सवाल उठाएंगे, जिस वक्त कांग्रेस इमरजेंसी में इंदिरा गांधी दमन कर रही थी, तो हेमवती नंदन भगोड़ा के दिमाग में सवाल उठ रहा था, नहीं उठ रहा था? जगजीवन राम के मन में सवाल उठ रहा था, नहीं उठ रहा था? तो उन लोगों ने एक दिन छोड़ दिया, मौका पड़ते ही कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी CFD बना ली, और वो गैर भाजपा गैर कांग्रेस विपक्ष के साथ मिल गई। ये तो इतिहास हमारे सामने है। तो कोई नहीं जानता कि दमन के परिणाम क्या होंगे। दमन का फौरी परिणाम ये होता है कि लोगों की आवाज दब जाती है, और दूरगामी परिणाम ये होता है कि फिर वो सत्ता, या तो फिर आप लगातार तानाशाही जारी रखें, तो सत्ता उखाड़ दी जाती है, जो जैसे इमरजेंसी में हुआ। इनकी सत्ता बहुत बुरी तरह उखड़ेगी। इंदिरा गांधी तो वापस आ रही थी, ये वापस भी नहीं आ पाएंगे कभी। जी जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी SIR, बिहार वाले SIR पे सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर क्या निर्णय आता है। बहुत सारे लोगों को उम्मीदें नहीं है सुप्रीम कोर्ट से बहुत, क्योंकि वहां पे जस्टिस सूर्यकांत है, लेकिन मुझे उम्मीद है जस्टिस सूर्यकांत से कि वो न्याय करेंगे। तो उसकी बात, जो भी निर्णय आएगा हम लोग अपने एपिसोड में करेंगे। लेकिन सर मुझे एक बात पूछनी है, जगदीप धनखड़ जी 21 जुलाई को आखिरी बार देखे गए थे इस देश में। जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया है उस दिन से उनका कोई अता पता है नहीं, और सही बात यह है कि उनको किसी ने नहीं देखा उसके बाद से। वो कब उन्होंने मकान खाली किया, कहाँ गए। कपिल सिब्बल ने एक बात उठाई, फिर संजय राउत ने कल एक चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री को कि भाई कि उनका आप हालचाल बताइए, वो कहाँ हैं, वो ठीक हैं, वो स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। अमित शाह जी की पृष्ठभूमि को देख करके कई लोगों को अमित शाह जी पे भी शक होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो गलती उन्होंने सतपाल मलिक के साथ की थी, कि सतपाल मलिक को उन्होंने छोड़ा बाहर और वहां से निकल करके आए, उन्होंने बहुत सही अंदर की बातें बताई कि क्या क्या उन्होंने मोदी जी से बात किया था पुलवामा अटैक के समय। क्या आपको लगता है कि वो गलती नहीं करेंगे धनखड़ जी के साथ? क्योंकि धनखड़ जी भी उस टाइप के जीव है नहीं कि चुप बैठ जाए, उनको बोलना तो पड़ेगा। देखिए, ये सब ये जो सतपाल मलिक के किरदार में और जगदीप धनखड़ के किरदार में फर्क है। उन दोनों में एक ही समानता है। सतपाल मलिक ने भी तब तक मलाई खाई जब तक कि सरकार ने उन्हें मलाई खिलाई, बाद में वो विद्रोही हो गए। लेकिन जब तक उन्हें उम्मीद रही कि कुछ मिल सकता है, तब तक वो कुछ नहीं बोले। और जो नरेंद्र मोदी ने उनको करने के लिए कहा उन्होंने किया। नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाने में उनके हाथ से ही हटवाई धारा 370। नरेंद्र मोदी ने पुलवामा में कहा चुप रहो, तो चुप हो गए। बाद में उन्होंने भंडा फोड़े। पहले अगर लगातार उनको गवर्नर या किसी बड़े पद पर बनाए रखा जाता तो वो कुछ ना बोलते, पहली बात तो ये है। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत थी कि जब उन्होंने तय कर लिया, फिर वो खुल के सरकार के खिलाफ बोले, फिर उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। धनखड़ साहब का किरदार अलग है। धनखड़ साहब तो बहुत जिसे उनके पुराने मित्र कहते हैं कि वो बड़े एडजस्टिंग नेचर के हैं। ये मोहन प्रकाश जी का शब्द है। मोहन प्रकाश जी ने अभी टीवी मेरे साथ चर्चा करते हुए कहा कि मैं धनखड़ साहब को जानता हूं, बड़े एडजस्टिंग नेचर के शब्द हैं। आपके सामने रहेंगे तो सिर्फ आपके मुंह पे आपकी प्रशंसा ही करेंगे, मीठा बोलते हैं, और ये उन्होंने कहा। तो वो तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बोलेंगे। उनसे ये उम्मीद करना कि वो निकल के आएंगे और एक एक करके नरेंद्र मोदी और भाजपा का भंडा फोड़ेंगे, कब उनसे कौन सा काम करवाया गया, क्या नहीं करवाया गया, ये सब बोले, ये कुछ नहीं बोलेंगे। वो बिल्कुल चुप रहेंगे और उसी चक्कर में कोशिश करते रहेंगे फिर से उन्हें राजनीति में कुछ लाभ मिलने का
मौका मिले, है कि नहीं? वो तो ये है। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि जगदीप धनखड़ कोई बड़ा रिवोल्ट नहीं कर रहे थे सरकार के खिलाफ। जो नैरेटिव चलाया गया कि उनको हटाया इसलिए गया क्योंकि वो उन्होंने इनके खिलाफ राज्यसभा में विद्रोह का बीड़ा उठा लिया था, ये सब कुछ नहीं है। कोई और मसला है जिसकी वजह से उनको हटाया गया है, वो मसला हम लोगों को पता नहीं है। अगर हम लोगों को पता लग जाए, जब वो मसला पता लगेगा कि उपराष्ट्रपति को इस तरह क्यों हटाया गया और क्यों उन्हें अंडरग्राउंड अदृश्य कर दिया गया, मैं अंडरग्राउंड तो नहीं कहूंगा, उन्हें अदृश्य कर दिया गया, क्या डर है जिसकी वजह से वो बिल्कुल चुप हैं और गायब हैं, मतलब सीन से पूरी तरह लापता हैं। ये धीरे धीरे करके बात खुलेगी, कोई अच्छा पत्रकार या कोई ना कोई बात, ये भी चीज देर तक नहीं रहेगी ऐसी, ये भी निकल के आएगी। देखिए, जैसे मैंने कई बार कहा, आपकी सरकार लगातार प्रबंधन करती रहती है हर चीज का। अब आप देखिए, जैसे ही राहुल गांधी ने वहां पे इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले से इन्हें पता था कि ये होगा, तो इन्हें पता था कि ये होगा, इसलिए उन्होंने एएनआई संवाददाता ने सवाल पूछा कि आप क्या इस पे एफिडेविट देंगे, यानी चुनाव आयोग जो उनसे मांग करने वाला था, वो एएनआई के संवाददाता को पता थी बात। ये पूरा मतलब गोदी मीडिया, ये सब लोग मिलजुल के काम कर रहे थे। वैसे ही चुनाव आयोग ने उनसे एफिडेविट मांग लिया। एफिडेविट मांगा, किस धारा मांगा? 23B में एफिडेविट मांगा। एफिडेविट मांगना भी एक लीगल एक्ट है? तो आपने 23B में उनसे एफिडेविट मांगा। 23B तो इस परिस्थिति में लागू ही नहीं होती। इसको पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने स्पष्ट कर दिया। लोकसभा के जो जनरल सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, उन्होंने भी, स्नेहलता जी नहीं है, उन्होंने भी इसको लागू कर दिया। विधानसभा के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं आचार्य जी, उन्होंने भी इसको स्पष्ट कर दिया कि ये 23B जब वोटर लिस्ट ड्राफ्टिंग की स्टेज में होती है, जैसा बिहार में ये लागू हो सकती है। बिहार में जब जो वोटर लिस्ट के सवाल पर विवाद चल रहा है, वहां पर ये लागू है? लेकिन इसके तहत तो जांच ही नहीं हो सकती है। उसके लिए भी सर लिमिट है शायद कि 15 लोगों का ही है। उदयवीर सिंह ने एक बड़ा जबरदस्त तर्क दिया, वो मैं दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा ये भी चुनाव आयोग का इसमें भी हथकंडा है। जैसे कि वो इनसे कह रहा है कि आप एफिडेविट दीजिए। अगर राहुल गांधी ने 23B के तहत एफिडेविट दे दिया तो उसके अंदर चुनाव आयोग कहेगा कि अब तो जांच ही नहीं हो सकती इसके खिलाफ, क्योंकि 23B के तहत जांच हो ही नहीं सकती है। फिर इन्हीं के ऊपर उल्टी बात कर देगा वो। तो इसके अंदर बहुत सारे दांव पेच चल रहे हैं इसमें लगातार, और इन दांव पेचों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप आंदोलन की राह पर चले जाएं। आप कानूनी रास्ता अपनाने की बजाय राजनीतिक रास्ता अपनाएं। जब आप राजनीतिक रास्ता अपनाएंगे तो उसके बाद ये कानूनी दांव पेच केवल एक तकनीकी महत्व रह जाता है उनका, व्यवहारिक महत्व। लेकिन जब आप कानून के उसमें फंसे रहते हैं ना, तो फिर उसमें हर चीज में मीम मेघ निकालना, बाल की खाली सब चलती रहती है। विपक्ष ने कहा नहीं, हम इस अभी चक्कर में पड़ने वाले नहीं है, हम आंदोलन करेंगे ताकि सरकार के खिलाफ जो एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी बनती है, उस नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी को एक बूस्ट मिले जबरदस्त, और वो बूस्ट उनको हर चुनाव में फायदा पहुंचाएगा, और लोकसभा चुनाव में तो बहुत फायदा पहुंचाएगा। लोकसभा चुनाव अभी बहुत दूर है, अभी 4 साल दूर है लोकसभा चुनाव, 3.25 साल दूर है लोकसभा चुनाव। उसमें तब तक ये सब आंदोलन इस तरह की बात चलती रही तो पत्ता मुलायम सिंह यादव के शब्द हैं, जब 1984 में सारे नेता हार गए थे और यहाँ पे दिल्ली में बड़े उदास बैठे हुए थे, राजीव गांधी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया था, रो से रहे थे, तो मुलायम सिंह यादव ने उसमें खड़े होकर कहा बीच में, उन्होंने कहा आप इतने उदास मत होइए, 6 महीने का समय दीजिए, उत्तर प्रदेश का पत्ता बूटा सरकार के खिलाफ कर दूंगा। और वो उन्होंने किया भी, मुलायम सिंह यादव ने। तो मैं यही कहता हूं, उन्हीं की भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहता हूं कि पत्ता बूटा इस सरकार के खिलाफ हो जाएगा, कोई प्रबंधन फिर काम नहीं देगा। जी सर, एक आखिरी सवाल मैं जल्दी से कर लूं, वो आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर के मुझे बात करनी है। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी नहीं है, दिल्ली से उनकी सरकार चली गई, सारा कुछ ले दे करके एक पंजाब बचा हुआ है। जब भी अरविंद केजरीवाल पंजाब जाते हैं तो उसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं कि उनका खर्चा सब भगवंत मान उठा रहे हैं, और इतने वीआईपी काफिले के साथ चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये वाइज डिसीजन था कि अभी से ही पल्ला झाड़ लेना इंडिया गठबंधन से, या बेहतर होता है कि कांग्रेस के साथ मिल करके गुजरात लड़ते, कम से कम पार्टी बची रहती, कुछ और एक स्टेट में कुछ 2-4 एमएलए हो जाते तो शायद बेहतर होता, या अभी वो ठीक रास्ते पे है? आपको क्या लगता है?
भाई इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ में गठबंधन करने की बजाय या कांग्रेस के साथ जोड़ करने की बजाय हर जगह मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ऐसा ऐसा मुझे उनके इरादे से लगता है। लेकिन ये एक ऐसा मसला था जिसके अंदर वो इस आंदोलन से बाहर नहीं रह सकते थे। इसलिए संजय सिंह का बयान भी है कि एसआईआर के मुद्दे पर हम विपक्ष के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अब उनकी राजनीति कैसे आगे बढ़ती है और उसके अंदर क्या, वो अब गुजरात में वो चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार वोट बहुत सारा, जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट था वो काफी बट गया था उनके वहां चुनाव लड़ने से। और देखिए क्या होता है। अभी उन्हें फोकस उनका दिल्ली पे है भी नहीं बिल्कुल। फोकस उनका पूरी तरह पंजाब के ऊपर है। उनको लगता है कि पंजाब में पहले चुनाव होगा तो पंजाब का चुनाव हाथ से किसी तरह न निकले, उसको हम दोबारा जीत लें। ये संभावना भी उन्हें लग रही है पंजाब के चुनाव में, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के पास भी कोई नेता नहीं है और अकाली दल अभी जिस गर्त में उसने अपने आप को गिरा लिया था उससे वो निकल नहीं पाया है। तो और फिर सबसे बड़ी ताकत आम आदमी पार्टी ही रह जाती है, जो एक तरह से बाई डिफॉल्ट चुनाव जीत जाएगी, ऐसा उनको लगता है। तो वो अपनी इस राजनीति को कामयाब करने में लगे हुए हैं। लेकिन वो वोट चोरी के सवाल पर विपक्ष के साथ आए, ये एक सकारात्मक निर्णय है। और इससे ये लगता है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा विपक्ष की एकता सुदृढ़ होती चली जाएगी। तो सर आज के लिए इतना ही, और एसआईआर पर बहस चल रही है फिलहाल, हम लोग फिर बाकी दूसरे एपिसोड्स में उसको कवर करेंगे। और आज के लिए सर हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।